ईरान युद्ध के बीच बीजिंग में हुई ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत अब पूरी दुनिया की नजर में। ट्रंप के बयान और तेवर बदल चुके हैं। जो ट्रंप अब तक ईरान के संवर्धित यूरेनियम को सबसे बड़ा खतरा बताया करते थे, वो कह रहे हैं कि ईरान का यूरेनियम नैरेटिव प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। यानी ट्रंप अब युद्ध से ज्यादा एग्जिट का रास्ता खोजते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल दी है। ईरान और अरब देशों के बीच सुरक्षा समझौते का प्रस्ताव सामने आया है और इसकी तुलना सीधे 1975 के हेलसिंकी मॉडल से हो रही है। यानी दुश्मनी बनी रहेगी लेकिन युद्ध नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या अब मध्य पूर्व में अमेरिका से अलग नया शक्ति संतुलन बन रहा है और क्या चीन इस पूरे खेल का सबसे बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी बन चुका है? इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दे तो अमेरिका ईरान का 14 सूत्रीय प्रस्ताव मंजूर कर लेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कबूल किया कि अमेरिका की तरफ से नए सिरे से बातचीत का संदेश मिला है और अमेरिका बातचीत को जारी रखना चाहता है। इस मीटिंग में दो मुद्दे सबसे ज्यादा अहम रहे, पहला ताइवान, दूसरा ईरान। ट्रंप को यह एहसास था कि अगर चीन खुलकर तेहरान के खिलाफ नहीं गया तो अमेरिका के लिए युद्ध को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ शी जिनपिंग भी नहीं चाहते थे कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो या तेल सप्लाई बाधित हो, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा सीधे इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि चीन ने खुद को केवल दर्शक की तरह पेश नहीं किया, बल्कि एक ऐसे शक्ति केंद्र की तरह पेश किया जो अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बना सकता है। और अब अरब में यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर अरब यूनियन जैसे फॉर्मूले पर बात हो रही है। इस नए संभावित गल्फ ब्लॉक में सऊदी अरब, ईरान, कतर, ओमान, इराक, कुवैत और बहरीन जैसे देश हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी देशों की सबसे बड़ी चिंता एक जैसी है: तेल सुरक्षा, हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिरता और पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध से बचाना। इस नए अरब यूनियन में तुर्की और मिस्र जैसे बड़े क्षेत्रीय खिलाड़ी भी अहम रोल निभा सकते हैं। वजह है रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय संतुलन और ऐसी नई सुरक्षा व्यवस्था जिसमें केवल अमेरिका पर निर्भरता कम हो। लेकिन यूएई की स्थिति थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। यूएई फिलहाल संतुलन की लाइन पर दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल और अमेरिका ऐसे किसी नए ब्लॉक को स्वीकार करेंगे? क्योंकि अगर अरब देश सुरक्षा खुद करने लगे तो ये सीधे वॉशिंगटन मॉडल को चुनौती होगी, जिसमें पूरे मध्य पूर्व की या पूरे वेस्ट एशिया की सुरक्षा रणनीति अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती थी। अरब यूनियन का फॉर्मूला 1975 के हेलसिंकी समझौते से प्रेरित है, तो क्या उसी हेलसिंकी मॉडल की तर्ज पर पश्चिम एशिया में भी नया सुरक्षा फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है? ट्रंप के बयान और तेवर बदल चुके हैं। जो ट्रंप अब तक ईरान के संवर्धित यूरेनियम को सबसे बड़ा खतरा बताया करते थे, वो कह रहे हैं कि ईरान का यूरेनियम नैरेटिव प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। यानी ट्रंप अब युद्ध से ज्यादा एग्जिट का रास्ता खोजते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल दी है। ईरान और अरब देशों के बीच सुरक्षा समझौते का प्रस्ताव सामने आया है और इसकी तुलना सीधे 1975 के हेलसिंकी मॉडल से हो रही है। यानी दुश्मनी बनी रहेगी लेकिन युद्ध नहीं होगा। सऊदी अरब समझ चुका है कि अगर हर बार युद्ध में पूरा क्षेत्र अमेरिका और ईरान की लड़ाई का मैदान बनता रहा तो सबसे ज्यादा नुकसान खुद खाड़ी देशों को होगा। इसीलिए अब रियाद बैक चैनल डिप्लोमेसी पर जोर दे रहा है। एक तरफ ईरान समर्थित नेटवर्क पर दबाव रखा जा रहा है, दूसरी तरफ तेहरान के साथ बातचीत और तनाव कम करने की कोशिश भी जारी है। यही वजह है कि अब सऊदी अरब ने नया गल्फ ब्लॉक बनाने की मुहिम तेज कर दी है। बीजिंग में बंद कमरे की मीटिंग में पहले दिन ट्रंप ने ताइवान के मुद्दे पर चीन को यह भरोसा दिया कि वो ताइवान की मदद उस हद तक ही करेंगे जिस हद तक अमेरिका और चीन के रिश्ते प्रभावित ना हो। इसके बाद शी ने ट्रंप को कहा कि हॉर्मुज खुलवाने में चीन मदद देगा और ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। इस पर अमेरिका की तरह ही चीन भी सहमत है। चीन की ओर से इशारा मिलते ही ट्रंप ने अपना रुख ईरान पर नरम कर लिया और बीजिंग वार्ता के दूसरे दिन तेहरान के मुद्दे पर चीन के सामने ट्रंप ने सरेंडर कर दिया। ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर ट्रंप का यू टर्न कैसे हुआ और बीजिंग यात्रा के बाद ट्रंप के बयान किस तरह बदलते गए, ये देखिए। पहले ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। फिर बयान आया कि अमेरिका ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम अपने कब्जे में ले लेगा। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान एटम बॉम्ब बनाने के करीब है। लेकिन बीजिंग वार्ता के बाद अचानक सुर बदल गए और अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की यूरेनियम तक पहुंच का दावा प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। यानी सवाल उठ रहा है, क्या चीन से बातचीत के बाद ट्रंप अब टकराव कम करने की लाइन पर आ गए? अब जरा आपको एक नक्शा दिखाते हैं, इस नक्शे को समझिए, क्योंकि बीजिंग वार्ता का असली केंद्र परमाणु मुद्दे से ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था। चीन चाहता है तेल सप्लाई चलती रहे और युद्ध ना हो। अमेरिका चाहता है कि यह समुद्री रास्ता खुला रहे।
ईरान इसे रणनीतिक दबाव के तौर पर देखता है, जबकि सऊदी अरब पूरे क्षेत्र में स्थिरता चाहता है। उस चैनल को इंटरव्यू दिया, ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम अमेरिका के कब्जे में आए। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि ईरान का यूरेनियम मलबे के नीचे दबा है और संवर्धित यूरेनियम तक ईरान की पहुंच सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। तो वेस्ट एशिया में बारूद बिछ चुका है और चिंगारी सुलगने की देर है। सवाल है कि क्या व्हाइट हाउस लौटते ही डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर ईरान को नक्शे से मिटाने का ऑर्डर दे देंगे। ईरानी संसद अब सीधे ट्रंप के सिर पर 450 करोड़ रुपए का इनाम रखने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ इजरायल के F-35 फाइटर जेट्स एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाकर तेहरान को नेस्तनाबूद करने के लिए उड़ने को तैयार है। अमेरिका ने हॉर्मुज की तरफ अपने जंगी जहाज रवाना कर दिए हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं शांति वार्ता का वक्त खत्म हो चुका है। विध्वंस कभी भी आरंभ हो सकता है। इजरायल ने दावा किया है कि ईरान ने शांति प्रस्ताव की शर्तों को दरकिनार किया तो इस बार के हमले में उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और इस मिशन को अंजाम देने के लिए इजरायल के खतरनाक F-35 फाइटर जेट्स को अब एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से लैस कर दिया गया है। यानी F-35 पर 2 अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगाए गए हैं। हालांकि इसी एवज में 2 मिसाइल पोर्ट को हटाया गया और बेंजामिन के आदेश पर इजरायली सेना ईरान में मिशन 005 शुरू कर सकती है, जिसमें पहला टारगेट खर्ग आइलैंड हो सकता है, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है। यहीं से ईरान 90% तेल सप्लाई करता है। दूसरा टारगेट असालू, यह पेट्रोकेमिकल हब हो सकता है, जो साउथ पार्स टर्मिनल का गेटवे कहा जाता है। यहां से 48% पेट्रोकेमिकल सप्लाई किया जाता है। तीसरे नंबर पर आबादान खुजेस्तान रिफाइनरी हो सकती है, जो ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहां रोजाना 4 लाख बैरल तेल रिफाइन किया जाता है। अगला टारगेट बंदर महशहर पेट्रोकेमिकल हब है। यहां ईरान के कुल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन का 28% उत्पादन होता है। टारगेट नंबर 5 पर है बुशहर का गनावे और गोरेह, जो ईरान का सबसे बड़ा पाइपलाइन जंक्शन है। यहां से खर्ग तक तेल सप्लाई किया जाता है। काट्स ने हुंकार भरते हुए कहा है, हमारा मिशन अभी अधूरा है। हम उस स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं जहां हमें फिर से और बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। ईरान के टारगेट पर इजरायल के अलावा सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ओमान, कतर और जॉर्डन है। यहां वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले कर सकता है। व्हाइट हाउस लौटते ही डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर ईरान को नक्शे से मिटाने का ऑर्डर दे देंगे। ईरानी संसद अब सीधे ट्रंप के सिर पर 450 करोड़ रुपए का इनाम रखने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ इजरायल के F-35 फाइटर जेट्स एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाकर तेहरान को नेस्तनाबूद करने के लिए उड़ने को तैयार है। अमेरिका ने हॉर्मुज की तरफ अपने जंगी जहाज रवाना कर दिए हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं शांति वार्ता का वक्त खत्म हो चुका है। और अरब देशों में ईरान का पहला टारगेट सऊदी अरब की अबकैक प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, जहां दुनिया के कुल तेल का 7% उत्पादन होता है, जिसकी रिफाइनिंग क्षमता 70 लाख बैरल प्रतिदिन है। अगला टारगेट सऊदी अरब का ही रास तनुरा रिफाइनरी और टर्मिनल है, जिसकी रिफाइनिंग क्षमता 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन है। रोजाना 60 लाख बैरल तेल की लोडिंग टर्मिनल से की जाती है। तीसरा टारगेट सऊदी अरब का ही यानबू रिफाइनरी और टर्मिनल है। हॉर्मुज बंद होने की स्थिति में यह वैकल्पिक ऑयल रूट हो सकता है। इसकी रिफाइनरी क्षमता 4 लाख बैरल पर डे है। जबकि टारगेट नंबर 4 पर यूएई का रुवैस रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सिंगल साइट रिफाइनरी है। इसकी क्षमता 9.2 लाख बैरल प्रतिदिन है। 5वें टारगेट पर कतर का रास लफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्रोडक्शन सेंटर है, जिसकी क्षमता सालाना 7.7 करोड़ टन है। इसके लिए अमेरिका ने तैयारी शुरू भी कर दी है। सर्विलांस विमान तेहरान के पास तक उड़ान भर रहे हैं। नेवल बेड़ा हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहा है। सेंटकॉम के ऑर्डर पर F-16 जेट्स लगातार नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं।